Hello my dear students, how are you all? Welcome back to my channel. So my dear students, I have selected some important questions from chapter How do organisms reproduce? Okay, so I will give explanation of those questions. Fine. So you see question number 1 from How do organisms reproduce is what is the importance of DNA copying in reproduction. ओके तो ये कंसेप्ट जो है ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था जब हमने चैप्टर किया था. ओके सो डीएनए कॉपिंग क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपना एक और कॉपी बनाता है, डबल हो जाता है अमाउंट में, नंबर में नहीं. क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहते हैं. ठीक है, तो डीएनए क्या है? इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ओनली. ओके सो डीएनए विल मेक इट्स ओन कॉपी. सो यू हैव टू राइट आंसर्स इन पॉइंट. ओके जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने डीएनए के बारे में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका डीएनए के बारे में होना चाहिए. तो हर लाइन में एक कीवर्ड होता है जो आपको ध्यान में रखना है. डीएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन एंड फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. ओके तो डीएनए की डेफिनेशन दे दी आपने कि डीएनए क्या होता है. सेकेंड पॉइंट में आप बताएंगे कि सेल डिवीजन. ओके यहाँ ब्रैकेट में माइटोसिस लिखा है, पर अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा. ठीक है, सेल डिवीजन दो तरह की होती है. यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस लिखा है, इसके साथ आप मियोसिस भी लिख सकते हो. ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग तो देखो माइटोसिस में भी होगी और मियोसिस से पहले भी होगी. दोनों में डीएनए कॉपिंग होती ही है. ठीक है, कॉपिंग मतलब रेप्लिकेशन, वो अपने जैसा एक और बनाता है. ठीक है, तो सेल डिवीजन आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट. ठीक है, मियोसिस से हमें क्या मिलते हैं? गैमीट्स मिलते हैं. ठीक है, और गैमीट जब फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट मिलेगा. जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है. उसके बाद जाइगोट में किस टाइप की डिवीजन होगी? माइटोसिस. ओके उसमें क्या होगा? माइटोसिस, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो मियोसिस से गैमीट बनेंगे. जाइगोट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू मेक एम्ब्रियो. ओके तो जाइगोट एक वन सेल है, डिप्लॉयड सेल, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं और गैमीट में 23 हैं. ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपने कंक्लूजन निकालना है. इसलिए डीएनए कॉपिंग जो है बहुत ही ज़रूरी होती है रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, या इसका एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स. बॉडी डिज़ाइन फीचर्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना. बॉडी डिज़ाइन फीचर्स क्या होते हैं? दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निक. निक जो एक वर्ड है ना, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हैबिटेट. ओके हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स. ओके बट निक जो है इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं. मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे बायोटिक फैक्टर्स हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स है, उसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है निक में. ठीक है, और लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है निक और हैबिटेट में. ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग आप इस तरीके से पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो और इस तरीके से भी आंसर ये एक सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो कि टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर, ताकि बॉडी डिज़ाइन फीचर सभी के सभी सेम रहें. जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसका जो बॉडी डिज़ाइन है और डॉग का जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम रहेगा. ठीक है ना, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है. उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. तो आप इस क्वेश्चन के लिए या तो ये 4 पॉइंट्स लिख दो. ठीक है, या आप ये सिंगल लाइन भी लिख सकते हो, पर अच्छा ये रहेगा कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखो. ठीक है, आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशी बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल. देखो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो वेरिएशन, एक स्पीशी और एक इंडिविजुअल. ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? चेंज.
ठीक है, जो बहुत से कारण है कि चेंज कैसे आता है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, डीएनए कॉपिंग की अगर कोई इनएक्यूरेसी हो जाती है डीएनए कॉपिंग में, उसकी वजह से भी वेरिएशन आता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें भी वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि उसमें गैमीट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो बहुत से कारण होते हैं वेरिएशन के। ओके, तो इस क्वेश्चन है कि स्पीशी के लिए वेरिएशन बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। तो इसमें आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप वेरिएशन के बारे में बताएंगे कि वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू द स्पीशी, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल, बिकॉज ये तो पूरा आपका क्वेश्चन में से आ गया पॉइंट। ठीक है, बिकॉज समटाइम वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। जैसे हमने बताया कि हर इंडिविजुअल में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सभी के सभी वेरिएशन बेनिफिशियल नहीं होते। कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं विच कैन लीड टू देयर डेथ। ओके, वो चेंज्ड इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पहली लाइन में आपने वेरिएशन को एक्सप्लेन किया और बताया कि वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपने एग्जाम्पल ले लेना है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो आपने कीवर्ड याद रखना है कि आपको वेरिएशन के बारे में लिखना है और उसका रोल लिखना है सिर्फ इंडिविजुअल में, यहाँ हम स्पीशी की बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देना है कि मान लो एक पॉन्ड है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आई जिससे कि जो टेम्परेचर है उस पॉन्ड का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, अब बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उनमें वेरिएशंस आएंगी। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो उस गर्म पानी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे विल डाई। ओके, तो वेरिएशन तो दोनों तरह के बैक्टीरिया में आई, लेकिन एक में वेरिएशन जो थी वो बेनिफिशियल नहीं थी, एक में बेनिफिशियल थी। तो जिनमें बेनिफिशियल नहीं थी दे विल डाई, और जिनमें बेनिफिशियल थी, जिन्होंने टॉलरेट किया उस हाई टेम्परेचर को, वो सरवाइव करेंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं वो सरवाइव करेंगे। तो जो बैक्टीरिया पर्टिकुलर एक स्पीशी थी वो तो अब इस दुनिया में है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के अब सरवाइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट सम बैक्टीरिया विच हैड वेरिएशन टू रेजिस्ट मतलब सहना, resist heat would survive and grow further. Hence we can say that variation is beneficial. अब हमने लास्ट में क्या किया, कंक्लूजन निकाल दिया। जो भी हमने बातें की उसका कंक्लूजन, मैक्सिमम लाइंस में आप देखोगे लास्ट में कंक्लूजन होता है, इसलिए हमने इससे कंक्लूड किया कि जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है स्पीशी के लिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर जो स्पीशी है वो सरवाइव करेगी। तो वेरिएशंस जो हैं ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए हमेशा अच्छे रहें। कुछ इंडिविजुअल्स में वेरिएशन बेनिफिशियल होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स में बेनिफिशियल नहीं होते। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है और पूरा आंसर क्रैम नहीं करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और सिर्फ कीवर्ड्स को लर्न करना है। जैसे इस आंसर में आपको वेरिएशन लर्न करना है, फिर इंडिविजुअल का कनेक्शन वेरिएशन के साथ आपको लिखना है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको लिखना है, फिर आपको बताना है कि दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक तो बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहा है, एक बैक्टीरिया रेजिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दे विल डाई। ओके, और थोड़ा सा आप इलेबोरेट भी कर सकते हो इस आंसर को, जैसे आप लिख दो कि भाई बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर रहे हैं दे विल रिप्रोड्यूस, ओके, एंड दे विल ग्रो। ओके, यू कैन चेंज द लाइन्स, यू कैन राइट योर ओन, बट ये जो कीवर्ड मिस नहीं करने। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। वेरिएशन के बारे में लिखना है, उसका कनेक्शन स्पीशी और इंडिविजुअल के बारे में लिखना है, बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल देना है और लास्ट में उस आंसर को कंक्लूड भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर में से
कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। ओके, इसमें कंपैरिजन हमने किया है कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, हम सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हम सेल से बने हैं, सेल कंबाइन हुए, टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम। आप देखो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम है। तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हम अमीबा की तरह सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, या प्लेनेरिया की तरह सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्लेनेरिया भी हमसे सिंपल होता है, वो भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है, लेकिन वो हमसे सिंपल है। सो कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? इसका कारण है स्पेशलाइज्ड सेल। ओके, जो रीजनरेशन होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते हैं। दे हैव हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। हमारे अंदर या और भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे अब मान लो स्टमक का सेल है, ठीक है, तो वो स्टमक का ही फंक्शन करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका सेल जो है उससे पूरी को पूरा ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, हेंस दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सारा आंसर तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में रखो कि फर्स्ट लाइन में आपको स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में लिखना है, सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते हैं, उनमें हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ होते हैं, और लास्ट में आपने कंक्लूजन निकालना है कि इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो थ्रू रीजनरेशन नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट? देखो प्लांट्स में एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है विद द हेल्प ऑफ एन फ्लावर। जो फ्लावर है ना वो उसका सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल, कईयों में मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, कईयों में डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ plants will participate in reproduction. Stem, root, leaves are the vegetative parts. Okay, तो अब हमने कहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन सभी प्लांट्स में प्रैक्टिस क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या कारण है? कुछ ही टाइप के प्लांट्स में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में लिखा। इसमें कीवर्ड कौन कौन से हैं? एक तो है कि ये बहुत ही रैपिड मेथड है, इजी मेथड है, और एक ये चीपर मेथड है। इस मेथड से हमें गुड क्वालिटी के और अच्छी वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं। ओके, तो ये हो गए बेनिफिट्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेनिफिट क्यों हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, और इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस प्लांट्स इन न्यू एरियाज वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स। ओके, ऐसे एरिया जहाँ पे सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम जैसे अब रोज़ के केस में स्टेम्प काटेंगे, स्टेम्प उस सॉइल में लगाएंगे तो वो इजीली लग जाएगी। सीड जर्मिनेशन में तो बहुत टाइम लगेगा ना, पहले हम उसको सॉ करेंगे सॉइल में, फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा, यंग प्लांट बनेगा, फिर बड़ा होगा, इट विल टेक टाइम, और वहाँ पे कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे सीड जर्मिनेशन नहीं होता है वहाँ पे भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे प्लांट्स जिनके बीच में वायबल सीड्स नहीं है, वायबल मीन फर्टाइल। ओके, ऐसे सीड्स जो जर्मिनेट कर सके। ओके, अगर उनके सीड जो हैं वो वायबल नहीं है, लिविंग नहीं है, ओके, वो डैमेज्ड हैं,
उस केस में भी या कई प्लांट्स में बहुत कम सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, कम सीड प्रोड्यूस होंगे तो चांस बहुत कम हो जाएगा ना उस स्पीशी का। तो ऐसी स्पीशीज़ में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रैक्टिस करते हैं। कई प्लांट्स में हम रूट यूज़ करते हैं, कईयों में स्टेम्प यूज़ करते हैं, कईयों में लीफ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो पॉइंट वाइज आपको सिर्फ याद रखने हैं कीवर्ड। जैसे मैंने ये जो येलो से मार्क किए हैं, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बस इनको ध्यान रखोगे, कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली यू कैन फ्रेम द आंसर। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैम कंप्लीट आंसर। ओके, पूरा का पूरा कोई भी क्रैम नहीं कर सकता और क्रैमिंग करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो जब आप वहाँ पे लिखोगे सारा गलत होगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स की। ओके, ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ओके, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों अडॉप्ट करने चाहिए, क्या कारण है। ठीक है, तो इनमें आप कीवर्ड क्या ध्यान रखेंगे, इसको देखो यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हैं, बट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस। ओके, सो आप प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, आप कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, और आप मेंटेन रख सकते हैं पर्सनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। फाइन, उसके बाद कंसेप्ट है कॉपर टी का। ओके, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार इससे असर्शन रीज़न क्वेश्चन भी वो फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए यू कैन ईजीली आंसर इट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ अ वुमेन इज़ यूजिंग अ कॉपर टी, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? तो इसका आंसर है नहीं, नो। क्योंकि देखो ये कई बुक्स में लिखा होता है कि कॉपर टी एक बैरियर मेथड है। ठीक है, पर एग्जैक्टली इसको हमें सेपरेट कैटेगरी में रखना चाहिए कॉपर टी को, IUCD, इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, क्योंकि देखो कॉपर टी जो है ना, इट विल नॉट एक्ट एज ए कवर ओवर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कॉन्डोम्स। ओके, वो एक कवर बना के रखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, पर कॉपर टी ऐसा नहीं कर सकता। कॉपर टी एक टी शेप्ड बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर कॉपर वायर लगी होती है और इसको इंसर्ट किया जाता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और ये जो कॉपर आयंस जब रिलीज होंगे, ओके, तो दे विल किल स्पर्म्स। ओके, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं, तो स्पर्म एंटर ही नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बैरियर मेथड में इसको आप इंक्लूड मत करिए। ओके, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स क्या हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये बैरियर मेथड है तो ये क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को, तो ऐसा नहीं है। ओके, कॉपर टी एक बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर कॉपर वायर होती है और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है, और जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं दे विल किल स्पर्म। ओके, वो उसकी एंट्री को अवॉइड नहीं करेंगे बल्कि स्पर्म्स को किल ही कर देंगे। ठीक है, दे विल किल इट, तो इट विल नॉट प्रोटेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपका आंसर नो होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। ओके, तो इसमें मेन 5 कैटेगरी आ सकती हैं। आप इसमें एक और कैटेगरी अलग से लिख सकते हैं, IUCD, इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आप कॉपर टी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड। ओके, नेचुरल मेथड में क्या होता है कि जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन मीन रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओके, वो प्रोडक्शन हुआ एग का ओवरी में, फिर उसका रिलीज हुआ, फिर वो फेलोपियन ट्यूब में गया, तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है।
ठीक है, अगर स्पर्म एंटर करता है तो। ठीक है, तो नेचुरल मेथड क्या है कि इन दिस मेथड सेक्सुअल एक्ट इज़ अवॉइडेड। अब इसमें आप देखेंगे कीवर्ड क्या है, सेक्सुअल एक्ट अवॉइडेड फ्रॉम 10th to 17th डे, क्योंकि ये जो 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज़ का, फर्स्ट टू 28, उसके बीच में जो 10th और 17th डे आता है उसके बीच में क्या होता है, एग रिलीज़ होता है ओवरी से, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। उस वक्त सेक्सुअल एक्ट अगर नहीं होगा तो वी कैन अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, क्योंकि अगर एग फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है और स्पर्म भी एंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो 10 to 17 डेज़ में एग वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर उस दौरान कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं होता है ओके तो फर्टिलाइजेशन कैन बी अवॉइडेड। ओके, फिर ये तो हुआ नेचुरल मेथड। ठीक है, इसमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट डे स्टार्ट होता है जब मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मीन लॉस ऑफ ब्लड ओके थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड एग, जो 4-5 डेज़ का होता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फर्स्ट डे स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और एंड करेगा वो मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, तो ये टोटल 28 डेज़ का होता है। फिर उसके बाद आते हैं बैरियर मेथड। जैसे इसका नाम है बैरियर, तो बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये क्या करेंगे, ये एक बैरियर बना के रखेंगे। इट विल कवर द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके, और इट विल नॉट अलाउ स्पर्म टू एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड और हार्मोनल मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, बायोकेमिकल्स हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। केमिकल मेथड्स में आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें कुछ क्रीम्स या कुछ वेजाइनल पिल्स होती हैं। ठीक है, जेलीज होती हैं, जिनको अगर अप्लाई किया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बिफोर सेक्सुअल एक्ट तो क्या होगा, अगर स्पर्म एंटर भी करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये जो केमिकल्स हैं दे विल किल द स्पर्म। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखना है, आपको किल लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट किल, इट विल किल द स्पर्म, इट विल नॉट अवॉइड एंट्री, क्योंकि जो बैरियर मेथड है वो प्रिवेंट कर रहा है एंट्री को, लेकिन केमिकल्स जो हैं वो तो उसको किल कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, सबका अलग अलग कंसेप्ट है। अब जो सर्जिकल मेथड है, मेल में सर्जिकल मेथड को हम कहेंगे वेसिक्टोमी और फीमेल्स में कहेंगे ट्यूबिक्टोमी। ओके, वेसिक्टोमी का मतलब है कि जो वास डिफरेंस, देखो वास से आप याद रख सकते हो कि वेसिक्टोमी मेल्स में होती है। वेसिक्टोमी में देखो जो वास डिफरेंस होता है वो स्पर्म्स को लेके जाता है टेस्टिस से यूरेथ्रा में ओके, और यूरेथ्रा से इट कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो अगर वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाए, स्पर्म एंटर ही नहीं करेंगे यूरेथ्रा में, यूरिनोजेनिटल ट्यूब में, तो वो फर्टिलाइजेशन या स्पर्म तो है ही नहीं ना सीमेन में, तो वो इस तरीके से भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ट्यूबिक्टोमी मतलब ट्यूब से याद रखना है, इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को थ्रू सर्जरी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एग है वो ओवरी से ओविडक्ट में जाएगा ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं वहाँ एग ही नहीं है तो अगर स्पर्म एंटर भी कर जाता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये है सर्जिकल मेथड। ओके, उसके बाद आते हैं हार्मोनल मेथड। देखो फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एग एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। मतलब जो यूट्रस की वॉल होती है ना वो थिक कैसे होगी, जब प्रोगेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा बॉडी में। ठीक है, तो वो थिक हो जाती है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टिमुलेट ओवरीज टू रिलीज एग, टू प्रोड्यूस एग। ओके, अगर इस तरह के हार्मोन्स का हम
बॉडी में इम्बैलेंस कर दे, वो बैलेंस ना रहे, तो या तो ओव्यूलेशन नहीं होगा या जो यूट्रस की वॉल है वो प्रॉपर नहीं बनेगी और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नहीं होगा। तो अगर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई हार्मोनल मेथड। तो डिफरेंट टाइप की जो ये पिल्स हैं आर अवेलेबल, ओरल पिल्स, ओके, विच कैन चेंज हार्मोनल बैलेंस, ओके, बट इट इज़ हैविंग सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। हार्मोनल मेथड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो दीज आर द 5 मेथड्स एंड 6 यू कैन ऐड इंट्रायूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, उसमें आप एग्जाम्पल देंगे कॉपर टीका। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए। तो आपको कीवर्ड और कंसेप्ट याद रखना है। यू कैन फ्रेम योर आंसर बाय ओन। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी। ओके, रिप्रोडक्शन जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन वो डेंजरस होगा स्पीशी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पॉइंट वाइज कि जो रिप्रोडक्शन है इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, इवोल्यूशन। ओके, रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट रिजेंबल द पेरेंट। ओके, एक तो सॉरी यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन प्ले रोल इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशी। ओके, जैसे न्यू इंडिविजुअल सेम स्पीशी का ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करेंगे ना, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। एक तो ये रोल है। सेकेंड रोल रिप्रोडक्शन का आएगा कंटिन्यूएशन ऑफ रेस। रेस मतलब स्पीशी ओनली, कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी। ओके, सो रिप्रोडक्शन रिप्लेस इंडिविजुअल दैट आर डाइड। अब ह्यूमन बींग्स में देखो 100 में से अगर 10 की डेथ हो जाती है, पर अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उन 10 इंडिविजुअल्स को नेक्स्ट 10 रिप्लेस करेंगे जिनका बर्थ हो रहा है। ठीक है, एंड सी हियर रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस न्यू वैरायटीज़। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, न्यू वैरायटीज़ बनेंगी और इट लीड्स टू इवोल्यूशन। सो रिप्रोडक्शन स्पेशली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी इवोल्यूशन होता है पर बहुत कम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी। जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, ठीक है, वो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं करेगी। अगर कुछ इंडिविजुअल्स उस स्पीशी के कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ भी होती है तो बर्थ भी तो हो रहा है ना, तो वो इंडिविजुअल्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये स्टेबल रहेगी पॉपुलेशन जो रिप्रोड्यूस कर रही है। जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी अल्टीमेटली इट विल एक्सटिंक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो आपको कीवर्ड याद रखना है, किस किस के बारे में लिखना है। देखो जो मैंने येलो से मार्क किए हैं ये सब क्या है, कीवर्ड। तो ये आपके दिमाग में आएंगे तो यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। फाइन, फिर कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन में क्या है कि अगर प्लेनेरिया को हम 2 हिस्सों में काट दें तो दोनों ही हिस्से पूरा का पूरा एक नया पार्ट बना लेंगे। लोअर पार्ट अपर पार्ट बना लेगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट, तो हमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लेनेरिया होते हैं ना ये सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर है नो डाउट, पर हमारे कंपैरिजन में वो सिंपल हैं। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। ओके, ये भी डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ अ फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ओके, और फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो प्लेनेरिया क्या है, इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एल्गे है, मल्टी सेलुलर एल्गे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा भी ब्रेक करता है ना, तो इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉल पीस और फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट से हमें ये वर्ड मिला फ्रेगमेंटेशन, ओके, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज ए फ्रेगमेंटेशन। सो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनरेशन जो होता है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्लेनेरिया स्पाइरोगाइरा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, लेकिन स्पाइरोगाइरा में क्या है, उसमें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, बल्कि प्लेनेरिया में सिंपल ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो स्पाइरोगाइरा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो उसके पार्ट को रीजनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि रीजनरेशन में प्लेनेरिया का दीजिए और फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगाइरा। उसके बाद आता है स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन जो वर्ड है इसी से पता चलेगा, इसमें स्पोर फॉर्मेशन है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जैसे राइजोपस आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड एक एग्जाम्पल है फंगी का, उसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ स्पोर्स हो रहा है, ठीक है, तो वो हाँ, उसे हम कहेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, स्पोरुलेशन की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर से, ओके। उसके बाद वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज रिप्रोडक्शन, what are its two types, which one of two confer new characteristics in organisms and how, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ये पहले हमने डेफिनेशन, देखो इसमें आपके कितने पार्ट हैं, 1 2, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो आपको लाइन चेंज करके आंसर, पैराग्राफ नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अलग अलग से। जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी, सेकंड पॉइंट में आपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सो नीटली आपको, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है, आप ऐसे ही पैराग्राफ नहीं बना सकते हो, अगर बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स, ओके। तो इसमें सेकंड में आपने सेकंड पार्ट का आंसर दिया, थर्ड में आपने थर्ड आंसर का पार्ट दिया, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक है। अब इसमें तीसरा हिस्सा क्या पूछ रहा है कि कौन सी जो टाइप है इन दोनों में से उनमें नए करेक्टर आपको मिलते हैं, न्यू करेक्टर, वेरिएशन आपको किस रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमको ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 गैमिट्स डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो जेनेटिकल मटेरियल जो है 2 पेरेंट्स से आके कंबाइन हो रहा है जाइगोट में, तो हमें नए करेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। सिमिलर का मतलब उनका बॉडी डिज़ाइन तो सेम है, जैसे 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होते हैं, देखने में एकदम कार्बन कॉपी आपको नहीं लगेंगे। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम कटिंग से रोज़ प्लांट ग्रो करते हैं तो दोनों रोज़ प्लांट एग्जैक्टली सेम हैं देखने में, ठीक है, सेम कलर होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यू सी, जैसे ये वर्ड एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मीन आउटसाइड, इंटरनल मीन इनसाइड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। तो इसमें आपने
2 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो आपने फ्यूजन ऑफ गैमीट के बारे में कहना है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट जो हो रहा है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म हो रहा है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, क्योंकि अगर लैंड पे इफ़ दे विल ले एग और स्पर्म तो वो तो ड्राई हो जाएंगे ना, एकदम उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में ही होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, और आप एग्जाम्पल 2 टू एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस लर्न करेंगे, ओके, वेट अ मिनट।